इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। किसी भी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यानी जब हम किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो उसमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो यहाँ से हम इसकी परिभाषा दे सकते हैं, किसी भी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही किसी भी चालक को आवेशित करने में किए गए संपूर्ण कार्य को ही उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये सीधा सा इसका मतलब हो जाता है। मान कर चलिए प्रारंभ में एक ऐसा चालक है जिस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, आवेश रहित चालक है प्रारंभ में। तो जब आवेश नहीं है तो उस पर किसी प्रकार का कोई विभव भी नहीं होगा, यानी विभव भी जीरो है, आवेश भी जीरो है। अब हम क्या कर रहे हैं, उसी चालक को जो आवेश रहित है और विभव रहित है, उस चालक को आवेश क्यू, कौन सा आवेश दे रहे हैं, प्लस का क्यू आवेश दे रहे हैं। अब क्यू आवेश एक साथ ना दे करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके दे रहे हैं, छोटे छोटे, यानी Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से। ये जो Q आवेश है एक साथ ना दे करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसको दे रहे हैं। तो कोई भी चालक है, ये चालक मान लीजिए ये इस प्रकार का कोई चालक है और इसको हमने सबसे पहले प्लस का Q आवेश दिया है। ये जो भाग है इसका, मान लीजिए ये जब हम इसको प्लस का आवेश देंगे और कौन सा भाग देंगे, Q/10 वाला भाग में इसको दे रहे हैं। मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके जब हम इसको आवेश देंगे तो ये आवेशित होना शुरू हो जाता है। अब कितने भाग बच रहे हैं इसके, 9 भाग और बच रहे हैं, क्योंकि एक भाग तो आपने यहाँ दे दिया, ये 10वां भाग था, मान लीजिए 100वां भाग भी हो सकता है, 200वां भाग भी हो सकता है। ये कितने टुकड़ों में विभाजित करके आवेश दिया जाएगा नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि स्मॉल क्यू प्लस का क्यू कैपिटल, स्मॉल का क्यू सॉरी प्लस क्यू जो आवेश है वो एक साथ ना दे करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके दिया जाता है, जिसमें से एक टुकड़ा Q/10 है। जब हम इस पर Q/10 प्लस का आवेश देंगे तो इस पर इतना ही आवेश उपस्थित हो जाएगा। इतना ही आवेश उपस्थित होने के कारण जो इसका विभव है बढ़कर V/10 हो जाता है, V/10 हो जाता है। प्रारंभ में तो जीरो था, इस पर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं था, आवेश रहित था। आवेश रहित होने के कारण कोई भी विभव उस पर मौजूद नहीं था, उपस्थित नहीं था। तो Q/10 जब हमने इसको इतना आवेश दिया है, इतना आवेश देने के पश्चात इसका विभव में V/10 की वृद्धि हो जाती है। क्यों हो जाती है और V/10 ही क्यों हो जाती है, क्योंकि हम आवेश को टुकड़ों में विभाजित करके दे रहे हैं, जिसमें से एक टुकड़ा Q/10 है, जिसके कारण विभव में भी छोटे छोटे परिवर्तन हो रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके विभव बढ़ रहा है, जिसमें से एक भाग V/10 हो जाता है, V/10 हो जाता है। ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब इसको फिर एक दूसरा भाग दे दीजिए, फिर हम इसको एक दूसरा भाग कौन सा बचेगा, फिर Q/10 बचेगा। वो आवेश जब आप इसको देंगे, अब देखिए ये भी धन आवेश है और इसको आपस में बाद में भी आप धन आवेश ही दे रहे हैं, तो ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। ये एक कौन सा आवेश बनेगा, सजातीय आवेशों का युग्म बनेगा, सजातीय आवेश। और सजातीय आवेशों में कैसा बल होता है, प्रतिकर्षण का बल होता है, प्रतिकर्षण का बल। अब देखिए सजातीय आवेशों का युग्म ये बन जाता है, पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया था, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण का बल लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जब हम इस चालक को धनावेश देंगे, इस धनावेश देने में कुछ कार्य किया जाएगा, यह कार्य ही
क्या रहता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। सीधा सा मतलब इसका ये हो जाता है। मानकर चलिए जो आपका आवेश Q है उसका अंतिम वाला भाग, जो लास्ट भाग है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके आप इसको दे रहे थे, जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग भी आप इसको दे देते हैं, जिसके कारण इस चालक का विभव जीरो से क्या हो जाता है, V हो जाता है। आवेश देने से इस चालक का विभव 0 से बढ़कर V हो जाता है। तब चालक का औसत विभव ज्ञात करेंगे आप। चालक का औसत विभव, चालक का औसत विभव आप ज्ञात करेंगे। औसत विभव का सूत्र क्या होता है, प्रारंभिक आवेश, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव अपॉन 2, प्रारंभिक विभव प्लस अंतिम विभव अपॉन 2। अभी तो दो यहाँ दे रखे थे, पहला V1 है, दूसरा V2 है। यदि तीसरा भी होता तो प्लस V3 अपॉन 3, चौथा होता तो V4 अपॉन 4। यानी जितने भी आवेश है या जितने भी विभव है, मान लीजिए 5 यदि विभव दे रखे हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 अपॉन में क्या करते हैं, 5 करते हैं औसत ज्ञात करने के लिए। परंतु यहाँ पर दो ही वैल्यू है, प्रारंभिक वैल्यू 0 है और अंतिम वैल्यू V है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस V अपॉन 2 ये हो जाता है, 0 प्लस V अपॉन 2। अब V में यदि 0 जोड़ेंगे, क्योंकि 0 में तो कोई वैल्यू होती नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा V हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, V अपॉन 2 ये हो जाता है। या करके एक और लाइन आप लिख सकते हैं यहाँ पर, औसत विभव, औसत विभव मैं इसको लिख सकता हूँ 1/2 इंटू V भी, मैं इसको लिख सकता हूँ क्योंकि अपन में 2 है। मैं इसको अलग अलग करके यदि लिखूंगा तो लिखा जाएगा 1/2 इंटू V। अब ये औसत विभव आ चुका है। इतना विभव देने में किया गया कार्य, W इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू V। W इक्वल टू Q इंटू V। अब V की तो कोई वैल्यू है नहीं, यहाँ पर हमने औसत विभव ज्ञात कर रखा है, तो Q इंटू क्या हो जाएगा, औसत विभव, औसत विभव। वैल्यू प्रयोग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा W इक्वल टू Q इंटू 1/2 V। औसत विभव क्या है, 1/2 इंटू V है, जो कि आपने फाइंड कर रखा है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर रख दी है, इसमें ये वैल्यू रख दी है, तो हमको प्राप्त हो रहा है W इक्वल टू Q इंटू 1/2 V। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, या करके W इक्वल टू 1/2 QV भी आप इसको कर सकते हैं। तो यही कार्य चालक में, आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो लिखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय का प्रयोग करते हुए, कार्य ऊर्जा प्रमेय से क्या हो जाएगा, U इक्वल टू W इक्वल टू 1/2 QV ये हो जाता है। और यही क्या है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू W इक्वल टू 1/2 QV होती है। मात्रक होता है इसका जूल। अब एक सूत्र आपने प्रयोग किया था Q इक्वल टू CV, जो इससे पीछे वाला टॉपिक था, कल हमने बताया था। उस टॉपिक में एक फॉर्मूला था Q इक्वल टू CV।
Q इक्वल टू सी वी। तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे हम, 1 मान लेंगे। अब यहां पर आप Q इक्वल टू सी वी प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, Q इक्वल टू सी वी समीकरण नंबर 1 में प्रयोग करने पर प्रयोग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, U इक्वल टू 1/2 1/2। अब Q के स्थान पे CV का प्रयोग करेंगे, CV इनटू क्या हो जाएगा V। अब V से V का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये V स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए जो U की वैल्यू आपको प्राप्त हो रही है, U की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर प्राप्त हो रही है। यह भी वैल्यू स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि कैपेसिटी और वोल्टेज दे रखा है तो उस कंडीशन में U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए आप उस चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आवेश दे रखा है और विभव दे रखा है तो आप इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा या किया गया कार्य ज्ञात कर सकते हैं। Q इक्वल टू CV हमने रखा तो हमको ये वाली वैल्यू प्राप्त हुई। अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C हो जाता है। V इक्वल टू Q अपॉन C हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज और समझेंगे, बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरी कंफ्यूज भी आपको कर सकती है। ये सारे सूत्र जो मैं उत्पन्न कर रहा हूं बिल्कुल सही है, सटीक है। मैं इन सभी सूत्रों को अलग करके लिख रहा हूं। पहला जो सूत्र हमने उत्पन्न किया था वो U इक्वल टू 1/2 QV था। U इक्वल टू 1/2 QV, इसको मैंने समीकरण नंबर 1 बनाया था, इसको मैं समीकरण नंबर 1 बना लेता हूं और मैंने इसको बड़े कोष्ठक में बंद भी किया था इस तरह से। दूसरा क्या सूत्र उत्पन्न हो रहा है, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर प्राप्त हो रहा है, 1/2 CV स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों सूत्रों से अब तीसरा सूत्र और उत्पन्न कर लीजिए। तीसरा सूत्र कैसे उत्पन्न करेंगे, क्योंकि Q इक्वल टू CV का प्रयोग हम कर रहे हैं, Q इक्वल टू CV हमने प्रयोग किया तो U की वैल्यू हमको 1/2 CV स्क्वायर प्राप्त होती है। अब हम क्या करेंगे, C इक्वल टू Q अपॉन V प्राप्त करते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू यदि हम करेंगे तो V इक्वल टू यदि हम करते हैं तो Q अपॉन C ये हमको प्राप्त होता है। V इक्वल टू करते हैं तो Q अपॉन C हमको ये प्राप्त होता है। तो ये वैल्यू कहाँ प्रयोग करेंगे, पुनः समीकरण 1 में प्रयोग करेंगे। समीकरण 1 में प्रयोग करने पर, समीकरण 1 में प्रयोग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा U इक्वल टू 1/2 U इक्वल टू 1/2। अब देखिए Q के स्थान पर तो Q है, ऐसे ही रहेगा, इंटू V के स्थान पर Q अपॉन C हो जाएगा, Q इंटू Q अपॉन C। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको Q से Q का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, Q स्क्वायर ये हो जाता है। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, U इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। तो यह भी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा या उसको आवेशित करने में किए गए कार्य की गणना करने के लिए ये सूत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका भी आप प्रयोग करके इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। जहां पर जो वैल्यू दे रखी है उसका प्रयोग करते हुए आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला सूत्र तो आपको ये उत्पन्न हुआ, दूसरा ये उत्पन्न हुआ और तीसरा सूत्र आपको ये है उत्पन्न हुआ है।
अब जो आपका पहला सूत्र उत्पन्न हुआ था उसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो u प्रोपोर्शनल क्या प्राप्त होगा आपको, q प्राप्त होगा, u प्रोपोर्शनल q प्राप्त होगा। और इसी सूत्र के अनुसार क्या प्राप्त होगा, u प्रोपोर्शनल v प्राप्त होगा। यदि हम पहली कंडीशन में v को कांस्टेंट मान लें तो प्रोपोर्शनल हो जाएगा u प्रोपोर्शनल q, और दूसरी कंडीशन में यदि q को हम कांस्टेंट मान लें, नियतांक मान लें, तो दूसरी कंडीशन में उत्पन्न होगा u प्रोपोर्शनल v। यहाँ पर सीधा सा मतलब क्या रहेगा कि किसी भी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा उसको दिए गए आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरे शब्दों में किसी भी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा उस पर उत्पन्न विभव के अनुक्रमानुपाती होती है। इसका सीधा सा मतलब ये हो जाता है कि यदि आवेशित चालक का आवेश बढ़ाएंगे तो उसकी स्थितिज ऊर्जा उसी अनुपात में बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में जब उसका आवेश बढ़ेगा तो आवेश बढ़ने से क्या बढ़ेगा जी, आवेश बढ़ने से विभव बढ़ेगा, अब ये लाइन कहाँ से आई है, आप सोचोगे भैया ये वाली जो लाइन है, ये लाइन यहाँ से आई है, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q अपॉन r से ही प्राप्त हुई है। r का मतलब रेडियस, त्रिज्या कह सकते हो, या उस बिंदु की दूरी कह सकते हो जहां पर हमको चालक से वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो यदि हम ये चीजें कांस्टेंट मान लेते हैं, ये सब चीजें कांस्टेंट मान लेते हैं, तो यहाँ से हमको प्राप्त होता है v प्रोपोर्शनल q, यानी जितना भी आवेशित चालक का विभव आवेश बढ़ेगा, जितना भी विद्युत चालक को दिया जाने वाला आवेश बढ़ेगा, उस पर उत्पन्न विभव उसी अनुपात में बढ़ जाता है। और जब विभव बढ़ेगा तो उसकी धारिता भी बढ़ जाती है। इन सूत्रों का ये मतलब हो जाता है। अब जो इसके नीचे वाला सूत्र है वो कुछ और ही बात बता रहा है। वो क्या कहता है, u प्रोपोर्शनल c, और क्या कह रहा है, u प्रोपोर्शनल v स्क्वायर भी ये कह रहा है। पहली कंडीशन में u प्रोपोर्शनल c हो गया और दूसरी कंडीशन में u प्रोपोर्शनल v स्क्वायर हो गया। तो पहली कंडीशन में पहले सूत्र के अनुसार तो u प्रोपोर्शनल v उत्पन्न हो रहा था, यानी एक ही राशि दो अलग अलग राशियों के संयोग से कैसे उत्पन्न हो सकती है। देखिए क्या संबंध उत्पन्न हो रहा है दोनों में, ये भी स्थितिज ऊर्जा है और विभव के वर्ग के अनुक्रमानुपाती हो रही है, और ये वाली स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होने वाले विभव के ठीक अनुक्रमानुपाती उत्पन्न हो रही है। तो ये मिथ्य है। ये क्या हो सकता है, तो ये तो आपकी आंखों के सामने उत्पन्न हो रही है वैल्यू, तो ये भी सही है और ये भी सही है। ये प्रोपोर्शनल सी का मतलब होता है कि यदि जिस चालक की धारिता ज्यादा होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होती है, यू प्रोपोर्शनल सी के अनुसार, ठीक है। और यू प्रोपोर्शनल v स्क्वायर के अनुसार उस चालक की स्थितिज ऊर्जा उस पर उत्पन्न विभव के वर्ग के अनुक्रमानुपाती भी होती है। क्यों होती है, क्योंकि आपने एक ही सूत्र का प्रयोग किया है, Q इक्वल टू सी वी। एक बार आपने तो पूरा Q इक्वल टू सी वी उत्पन्न कर लिया, प्रयोग कर लिया, और दूसरी बार आपने प्रयोग किया V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, जिसके कारण ये दो सूत्र बाद में उत्पन्न हुए, ये वाला भी और ये वाला भी।
तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, ये भी सच है, सत्य है, क्योंकि सूत्रों के द्वारा उत्पन्न हो रही है चीजें, सूत्रों के द्वारा चीजें उत्पन्न हो रही है, तो ये भी सही है इसके अनुसार, ये भी सही है इसके अनुसार, ये भी सही है इसके अनुसार, यानी ये सारे सूत्र भी सही है। अब तीसरे सूत्र के अनुसार वो देख लेते हैं कि क्या प्राप्त हो रहा है हमको। तीसरा जो सूत्र है उसमें प्राप्त हो रहा है u प्रोपोर्शनल q स्क्वायर, u प्रोपोर्शनल q स्क्वायर, u प्रोपोर्शनल q स्क्वायर हमको ये प्राप्त हो रहा है। और क्या प्राप्त हो रहा है ये, और क्या प्राप्त हो रहा है, u प्रोपोर्शनल 1/c भी प्राप्त हो रहा है। मतलब ये भी सूत्र हमको प्राप्त हो रहा है। तीसरे वाले सूत्र के अनुसार हमको ये अलग अलग संबंध उत्पन्न हो रहे हैं। u प्रोपोर्शनल q स्क्वायर भी हमको प्राप्त हो रहा है, u प्रोपोर्शनल 1/c भी प्राप्त हो रहा है। कोई मिथ्या नहीं है, कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल सारी चीजें मैंने आपके सामने उत्पन्न की हैं। कौन सा सूत्र यहाँ पर प्रयोग किया था, क्योंकि जब पहले हमने सूत्र उत्पन्न किया था वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का, वो उत्पन्न हुआ था u = 1/2qv, इसी को मैंने समीकरण नंबर 1 बना लिया था। और इस सूत्र में मैंने क्या प्रयोग किया, q = c भी प्रयोग किया, जिसके अनुसार सूत्र उत्पन्न हुआ u = 1/2cv²। और दूसरी बात मैंने क्या प्रयोग किया यहाँ पर, q = cv के अनुसार v = q/c पहले पूरा समीकरण नंबर 1 में रखा, और रखने के पश्चात मैंने कैलकुलेशन की तो मुझे प्राप्त हुआ u = 1/2q²/c, q²/c मुझे प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार दो संबंध मुझे प्राप्त हुए हैं। पहला संबंध है u प्रोपोर्शनल q², और दूसरा संबंध मुझे प्राप्त हो रहा है u प्रोपोर्शनल 1/c, यानी जिस गोलीय चालक की धारिता या जिस चालक की धारिता कम होगी उसमें स्थितिज ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी, या उस चालक की स्थितिज ऊर्जा उससे अनुपात में बढ़ेगी। धारिता बढ़ाएंगे स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और धारिता घटाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा उसके अनुपात में बढ़ेगी। ऊपर वाला संबंध क्या कहता है, किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उसको दिए जाने वाले आवेश के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, जबकि पहला संबंध हमको उत्पन्न हुआ था u प्रोपोर्शनल q वाला। इसके अनुसार यदि हम देखते हैं तो किसी भी चालक को दिया जाने वाला आवेश किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उसको दिए जाने वाले आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर सीधा सीधा u प्रोपोर्शनल q उत्पन्न हो रहा है, और यहाँ पर u प्रोपोर्शनल q² उत्पन्न हो रहा है। ये कंफ्यूजन कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, ये कंफ्यूजन q = cv उत्पन्न कर रहा है, q = cv उत्पन्न हो रहा है। आप इसको दो प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। जब आप इसको दो प्रकार से प्रयोग करेंगे तो 6 प्रकार के संबंध भी उत्पन्न होंगे, 6 प्रकार के संबंध भी उत्पन्न होंगे। वैल्यूज कहाँ तक सही थी, जब आप इसको केवल एक ही बार प्रयोग कर रहे थे। एक ही बार प्रयोग करने के कारण केवल दूसरा सूत्र उत्पन्न हो रहा था। तीसरा सूत्र उत्पन्न हुआ है जब आपने इसको दूसरी बार प्रयोग किया। दूसरी बार कैसे प्रयोग किया, v = q/c का प्रयोग करते हुए। तो वैल्यू तो सब सेम है, परंतु राशियां परिवर्तित हो गई हैं, इनके संबंध भी परिवर्तित हो गए हैं। तो सब कुछ सत्य है, कुछ भी मिथ्या नहीं है, ना कुछ कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन केवल q = cv का है, आपने इसको दो प्रकार से प्रयोग किया है। तो 6 प्रकार के संबंध 1 2 3 4 5 6 आपको प्राप्त हुए हैं। ये टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा ये हमने सामान्य सूत्रों का प्रयोग करते हुए ज्ञात की है। अब वैकल्पिक विधि यानी समाकलन विधि
का प्रयोग करते हुए आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा को हम ज्ञात करेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेते हैं।